हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एफ की ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में। आज की इस लाइव क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जितने भी लोग लाइव हैं आप कमेंट करके बताएंगे क्या अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। प्लीज़ वॉइस कंफर्म करेंगे, देन विल स्टार्ट द टुडेज क्लास, दैट इज लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल। जी, सुरीला बिश्नोई, थैंक यू। तुलसीराम नायक, गुड मॉर्निंग। राजू, नितिशा, मुकेश, थैंक यू बहुत के लिए आप सभी लोगों पर। स्टार्ट द क्लास, थैंक यू। हाँ जी, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल। आपने किया कभी, किसी ने प्रैक्टिकल कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल किया कभी? बनाया कभी कार्ड? एग्जाम में तो कार्ड बनाना ही होता है, नहीं बनाया? देखिए, कार्ड्स बनाना ये एक मैनुअल प्रोसेस है और जरूरी है, कार्ड बनाना हमें आना चाहिए। जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन जरूरी है उस प्रकार से कैटलॉगिंग भी जरूरी है। क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हम लोग क्लास नंबर बनाते हैं, और जब आप कैटलॉगिंग करते हैं तो किताब से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसे आप एक कार्ड पर लिखने का प्रयास करते हैं, आप बनाते हैं। कौन सी चीज कहाँ लिखनी है ये नियमों से संबंधित है। अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं, जिसमें से दो महत्वपूर्ण पद्धतियां जो है प्रचलित है। पहली पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं AACR, यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स कहलाता है, और दूसरी पद्धति है उसका नाम है CCC, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। दो पद्धतियां, दोनों में से किसी एक पद्धति का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी पद्धति काम में ली है। आमतौर पे हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए जो है हम लोग DDC काम में लेते हैं, यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग उसके लिए या उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग AACR यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है काम में लेते हैं। यानी कि एक तरफ क्लासिफिकेशन में आपने काम में ले लिया DDC, और इधर आपने काम में ले लिया एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग। या फिर अगर आप रंगनाथन वाला सिस्टम चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। आप क्लासिफिकेशन के लिए आप काम में लें CC, और कैटलॉगिंग के लिए आप काम में लें CCC, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो 2C यानी कि क्लासिफिकेशन हो गया, और 3C मतलब आपका कैटलॉगिंग। तो रंगनाथन की पद्धति भी आप काम में ले सकते हैं। कुछ लोग लाइब्रेरीज के अंदर जब काम में लेते हैं तो CC के साथ जो है CCC दोनों चीजें काम में लिया करते हैं। रंगनाथन ने 1933 के अंदर कॉलन क्लासिफिकेशन आपको वर्गीकरण की पद्धति दी है, और उसी के साथ 1934 में देखेंगे तो आपको CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड भी दिया है। तो दोनों ही प्रकार से वहां पर क्लासिफिकेशन भी दिया है और कैटलॉगिंग भी दिया है। अगर आप चाहें तो उन पद्धतियों को वहां पर काम में ले सकते हैं। कैटलॉगिंग क्यों आवश्यक है, पिछली क्लास के अंदर हमने कर लिया था। कैटलॉगिंग किसे कहते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया था। कि एक पुस्तक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग लिखते हैं। मैंने रियल लाइफ के आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। जब क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि मैंने आपसे कहा कि क्लास नंबर एक यूनिक पहचान है। जिस प्रकार से हमारी एक यूनिक पहचान होती है, यूनिवर्सिटी आपको आपके एनरोलमेंट नंबर से पहचानती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपके पैन नंबर से पहचानता है, बैंक वाले आपको आपके अकाउंट नंबर से पहचानते हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको आपके आधार नंबर से पहचानती है। उसी प्रकार से लाइब्रेरी अपनी किताब को अपने क्लास नंबर से पहचानती है। क्लास नंबर आमतौर पे यूनिक होता है। हाँ, अगर टाइटल सेम है तो क्लास नंबर के अंदर हम लोग बुक नंबर और कलेक्शन नंबर ऐड करके कॉल नंबर बनाते हैं, और कॉल नंबर अपने आप में यूनिक होता है। अगर आपसे पूछा है कि लाइब्रेरी में कौन सी चीज यूनिक है, तो क्या कहलाएगा आपका? दैट इज नोन एज कॉल नंबर कहलाएगा। कॉल नंबर जो होता है, जिसको हम लोग क्रमांक संख्या कहते हैं, ये अपने आप में यूनिक होती है। किसी भी एक किताब का कॉल नंबर किसी अन्य किताब से मैच नहीं करेगा, चाहे किताब का टाइटल सेम हो, ऑथर सेम हो, पब्लिशर सेम हो, डेट ऑफ परचेज सेम हो, सब कुछ सेम होने के बाद भी जो है आपका कॉल नंबर जो है वो आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्योंकि कॉल नंबर जब बनाते हैं उसके अंदर हम लोग क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, तीन चीजें हम लोग मिक्स करते हैं, तब जाके क्या बनता है? कॉल नंबर बनता है। पुस्तकालय में समस्त सामग्री किससे व्यवस्थित करेंगे आप? कॉल नंबर से। कॉल नंबर से आपने व्यवस्थित कर दिया, लेकिन अब जब पाठक लाइब्रेरी के अंदर एंटर होगा तो मैंने आपसे कहा था कि पाठक के मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं। वो आपसे आके ऑथर के आधार पर भी सामग्री मांग सकता है, वो आपसे पुस्तक के शीर्षक के आधार पर सामग्री मांग सकता है, या वो आपसे क्या मांग सकता है? विषय के आधार पर मांग सकता है। तो पाठक की जो अप्रोच होती है, आमतौर पर तीन प्रकार की अप्रोच होती है। पहला, किताब का शीर्षक। दूसरा,
ऑथर, और तीसरा होता है दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। किसी भी आधार पर मांग सकता है। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऑथर जो है, यानी कि लेखक के नाम से अगर सामग्री मांगता है तो लेखक का नाम आमतौर पर कॉमन होता है। तो ऑथर के नाम से हम लोग, ये सटीक अप्रोच नहीं है, या जिसके जरिए हम लोग एग्जैक्टली सामग्री तक पहुंच जाए, ये तरीका नहीं है, क्योंकि नाम कॉमन होते हैं कई बार। हाँ, डिफरेंट नाम है, जैसे रंगनाथन डिफरेंट नाम है, लेकिन मैं पी के माथुर, एस के शर्मा, एस डी वैष्णव कुछ भी लिखूंगा तो लाइक ये कॉमन नेम है, इससे जो है नॉर्मली किताब को नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि ढूंढने में हमें कई सारी समस्या आती है। फिर भी हम लोग तरीका अपनाते हैं कि लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं, हर किताब का हम लोग क्या बनते हैं, एक ऑथर कार्ड बनाते हैं, और ऑथर कार्ड को क्या करेंगे, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा देंगे। जब जमा देंगे तो आप ऑथर कार्ड के आधार पर भी आप सामग्री को ढूंढ सकते हैं। तो एक तरीका तो होता है कि ऑथर के नाम से आप ढूंढ लें, दूसरा तरीका होता है किताब के शीर्षक से आप ढूंढ लें, टाइटल से। टाइटल भी मैंने आपको बताया कि टाइटल के सारे टाइटल कॉमन होते हैं, कई बार टाइटल जो है आपको भ्रमित भी करते हैं, मेन क्लास तक भी आप नहीं पहुंच पाते, इसलिए ये अप्रोच भी इतनी सटीक नहीं होती है। सबसे अच्छा ये एग्जैक्ट तरीका जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट, यानी कि विषय के आधार पर सामग्री मांगी जाए और विषय के आधार पर ही सामग्री ढूंढकर जो है यूजर को दी जाए। इसलिए लाइब्रेरी के अंदर संपूर्ण क्लासिफिकेशन जो है वो भी किसके आधार पर है, विषय के आधार पर, क्योंकि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं और विषय के आधार पर ही हमने संपूर्ण पुस्तकालय के समस्त सामग्री को हम लोग विभाजित करते हैं। अब कैटलॉगिंग की जहां तक बात आती है, यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल कैटलॉगिंग करना है। प्रैक्टिकल कैटलॉगिंग का मतलब ये है कि प्रत्येक पुस्तक से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक कार्ड के ऊपर लिखनी है। कार्ड का आकार फिक्स है, 5 बाई 3 इंच का कार्ड है ना, यानी कि 7.5 बाई 12.5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 बाई 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, आप ऐसा करेंगे। और या अगर आप इंच की बात करेंगे तो 5 बाई 3 इंच का कार्ड होता है। दोनों पद्धतियां हैं, दो प्रैक्टिकल स्कीम से। एक का नाम है AACR यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, और दूसरी कौन सी है, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। दोनों में से किसी भी पद्धति के अंदर आप काम करें तो आपको कार्ड दोनों के अंदर सेम बनाना होता है, यानी कि कार्ड का साइज सेम होगा। देन कार्ड के अंदर कई सारी चीजें हैं, कार्ड के अंदर इंडेंटेशन लिखे हुए हैं, कार्ड का हेडिंग सेक्शन अलग है, बॉडी सेक्शन अलग है, तो कार्ड का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास के अंदर आपको कार्ड का स्ट्रक्चर समझना है, और स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको देखना है कि कौन से पद्धति काम में लेनी है, और जब आप पद्धति काम में लेंगे तो उसके हिसाब से आपको किस प्रकार से कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। तो प्रैक्टिकली आपको ये चीजें आनी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में कैटलॉगिंग का भी प्रैक्टिकल होता है और क्लासिफिकेशन का भी प्रैक्टिकल होता है। दोनों ही चीजें हैं और दोनों ही टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। लाइब्रेरी साइंस केवल साइंस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर दो प्रकार की विधियां हैं, दो प्रकार के मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड का नाम तो है आपका क्लासिफिकेशन और दूसरे मेथड का नाम है आपका कैटलॉग। पहले क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका, दैट इज नोन एज कैटलॉगिंग कहलाता है, यानी कि आप सूचीकरण कर रहे हैं पुस्तक से संबंधित समस्त जानकारियां। अब आप सपोज करें आप लाइब्रेरियन है, आपके पास बहुत सारी सामग्री, आपने प्रत्येक पुस्तक के ऊपर क्या कर दिया, आपने क्लास नंबर लगा दिया, आपने लाइब्रेरी के अंदर सारा चीजें अरेंजमेंट कर दी। आप लाइब्रेरियन है, आपको तो पता है कि बी मतलब मैथमेटिक्स है, सी मतलब फिजिक्स है, डी मतलब इंजीनियरिंग है, ई मतलब केमिस्ट्री है, लेकिन जो यूजर आपके लाइब्रेरी में एंटर कर रहा है उसको नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्री की किताब ढूंढनी है, आप जाके ढूंढ लेंगे आप, है ना, आपको पता है बी में जाके आपको ट्रिग्नोमेट्री ढूंढना, आप ढूंढ लेंगे, आपको मेन क्लास आपको पता है, आप ऐसे करके ढूंढ लेंगे। लेकिन एक नॉर्मल यूजर को नहीं पता, तो यूजर के दिमाग में तो ट्रिग्नोमेट्री है, या उसके दिमाग में RS अग्रवाल है, या उसके दिमाग में मैथमेटिक्स है। तो अल्टीमेटली उसकी जो अप्रोच है वो तो बहुत सिंपल है, तो वो तो क्या करेगा, वो अपने सब्जेक्टिव अप्रोच को लेकर चलेगा, या वो अपने ऑथर वाली अप्रोच को लेकर चलेगा, या वो टाइटल वाली अप्रोच को लेकर चलेगा। तो अप्रोच उसकी बहुत क्लियर है, वो अपनी जिस अप्रोच से जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक पुस्तक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि वो भी मैथमेटिक्स में नहीं जा सकता, उसको नहीं पता, तो हमें एक किताब से संबंधित जितनी भी जानकारी क्या करेंगे, एक कार्ड के ऊपर लिख देंगे, इस किताब का ऑथर ये है, इस किताब का टाइटल ये है, इस किताब का पब्लिशर ये है, इस किताब की कॉस्ट इतनी है, इसमें इतने पेजेस है, ये किताब कब पब्लिश हुई, पब्लिशर कौन है, पब्लिशर का स्थान क्या है, वो सारी जानकारी हम एक कार्ड के ऊपर संपूर्ण जानकारी लिख देंगे। अब वो कार्ड हमने क्या कर दिया, एक ड्रॉर में जमा दिया, वहां पर हमने बता दिया कि कार्ड यहाँ पर रखा हुआ। अब अगर कोई व्यक्ति आता है, ढूंढना आता है, वो कहता है कि सर मुझे तो RK वैष्णव की किताब चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वैष्णव RK हमने बना रखा है, तो हम कहते हैं वी पर जाओ, ऑथर वाला कार्ड है, ऑथर वाले कैटलॉग में जाओ, आप वहां पर क्या करेंगे, आप वैष्णव पे ढूंढो, आपको मिल जाएगा। जैसे ही कार्ड नंबर मिलेगा, उस कार्ड के ऊपर क्या लिखा होगा, साइड में एक क्लास नंबर लिखा होगा, यानी कि कॉल नंबर लिखा होगा। आप उस कॉल नंबर, तो सामने वाला क्या करेगा, कॉल नंबर लेकर आपके पास आएगा, तो आप उसको किताब ढूंढ के आप इजीली दे सकते, समझे आप। तो यानी कि ढूंढने का तरीका, लाइब्रेरी में समस्त चीजों को हमने क्लास नंबर लिखकर एक निश्चित क्रम में जमा दिया। अब अगर मान लीजिए हमारे पास पाठक आता है, तो पाठक को भी ढूंढने का तरीका हमने बता दिया। मैंने कल भी आपसे कहा था कि भाई दो तरह की चीजें हैं, आपसे आके पाठक आपसे कहता है मुझे टेक्नोमेट्री किताब चाहिए, मुझे इस ऑथर किताब चाहिए, मुझे इस टाइटल किताब चाहिए,
बेटर इससे ये है कि वो आके आपसे बोले कि मुझे इस क्लास नंबर की किताब चाहिए। आपकी लाइब्रेरी किससे जमी हुई? क्लास नंबर से। अगर वो सामने वाला भी क्लास नंबर ही लेकर आएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने कल कहा था ना, कोई अगर पेरेंट बच्चे को ढूंढना है और उसके कई सारे फीचर्स बताए तो हमारे लिए ढूंढना दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर सटीक है, जैसे आप यूनिवर्सिटी जाएँ, आप यूनिवर्सिटी में जाके आपने किसी विश्वविद्यालय से आपने डिग्री करी है, आप वहाँ पर 3, 4, 5 साल बाद जाके आप कहते हैं साहब मुझे मेरा माइग्रेशन चाहिए, मेरा नाम सुरेश कुमार है, तो क्या यूनिवर्सिटी वाला माइग्रेशन दे देगा आपको? तो बोलेगा सुरेश कुमार से तो माइग्रेशन नहीं मिलेगा। माइग्रेशन कैसे मिलेगा, तो आप बताओ, तो आप बोलोगे सर मैंने तो 2006 में आपके यहाँ से बीएससी करी थी। तो ऐसे भी नहीं पता चलेगा, 2006 में तो बहुत सारे हज़ारों लोगों ने बीएससी करी थी, है ना? और उस साल बीएससी करने वाले सुरेश नाम से बहुत सारे लोग थे। आप जाके बोलेंगे सर ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है और मुझे माइग्रेशन चाहिए, वो आपसे कोई भी सवाल नहीं करेगा, आप समझ गए? तो एनरोलमेंट नंबर जो आपका वो क्या है? वो यूनिक नंबर है, वो किसी और का नहीं है। तो आप जैसे ही अगर आप एनरोलमेंट नंबर वाली अप्रोच करेंगे तो वो आपको माइग्रेशन या डुप्लीकेट मार्कशीट जो भी प्रोसेस है वो कर लेगा। द सेम थिंग कि अगर आप लाइब्रेरी में जाके भी अगर आपसे पाठक कहता है मुझे फला ऑथर की किताब चाहिए, मुझे इस सब्जेक्ट की किताब चाहिए, मुझे टाइटल किताब चाहिए, तो बेटर क्या है कि आप जाके बोले कि मुझे स्कॉल नंबर की किताब चाहिए। अगर पाठक आपके पास कॉल नंबर लाएगा तो आप उसको ढूँढ कर दे दोगे। तो हमने जितना भी काम किया है आज दिन तक, चाहे वो क्लासिफिकेशन है, चाहे वो कैटलॉगिंग है, हमने किस लिए किया? समय को बचाने के लिए किया है। तो यही अप्रोच है। तो हमें तो पता है, या एक लाइब्रेरियन तो जानता है कि किताब का कॉल नंबर क्या है, लेकिन पाठक भी समझे कि किताब का कॉल नंबर क्या है। तो कॉल नंबर तो नहीं पहचान पाएगा वो, लेकिन क्या पहचान पाएगा? किताब का पाठक या उसका ऑथर कौन है, उसका टाइटल क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है। तो हम हर किताब से संबंधित समस्त जानकारियाँ किस पे लिखते हैं? एक कार्ड पे लिखते हैं। तो ये जानकारियाँ कार्ड के ऊपर लिखना ही कैटलॉगिंग है। जब आप कार्ड बनाते हैं, अब आपने कार्ड बना लिया, कार्ड के अंदर सारी जानकारी आपने लिख दी। किताब का टाइटल क्या है, किताब का ऑथर क्या है, किताब के अंदर कितने पेज है, इसका आईएसबीएन नंबर क्या है, इसका मूल्य क्या है, इसकी फिजिकल डायमेंशंस क्या है, ये पब्लिश कब हुई, किसने, पब्लिशर कौन है, कौन से सन में, कहाँ से इसको पब्लिश किया गया, तो ये सारी जानकारी अपने कार्ड के ऊपर लिख दी। अब जब कार्ड बनाते हैं तो ये कहा गया है कार्ड एक किताब से संबंधित जानकारी बहुत सारी हो सकती है। लगभग 8 प्रकार की जानकारियाँ हम लोग इंक्लूड करते हैं। ये 8 प्रकार की जानकारी क्या कहलाती है? ये कहलाती है आईएसबीडी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कहलाता है। का 8 प्रकार की जानकारी आपको एक कार्ड के ऊपर आमतौर पे लिखनी होती है। जब सारी जानकारी लिख देंगे, इनमें से एक जानकारी ऐसी होगी जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगी, जिसके आधार पर आम तौर पे किताब को ढूँढा जाता है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी, उसको आप 1 नंबर पे लिखोगे आप, और जिसको 1 नंबर पे लिखोगे वही क्या बनेगा आपका? हेडिंग बनेगा। तो आपने हेडिंग बना दी और बाकी समस्त चीज़ें आपने लिख दी, तो वो सारी सारी डिटेल्स आपने लिख दी। अब किताब को मैंने आपसे कहा कि 3 तरह की अप्रोच है। माँगने वाला आपसे ऑथर के नाम से माँग सकता है। तो एक कार्ड बनाया जिसमें आपने क्या कर दिया, हेडिंग किसके नाम से बना दिया? ऑथर के नाम से बना दिया। फिर माँगने वाला आपसे टाइटल से माँग सकता है। तो आपने एक कार्ड बनाया, सारा समस्त जानकारी वही लिखी हुई, लेकिन ऊपर आपने क्या कर दिया, हेडिंग में क्या लिख दिया, आपने किताब का टाइटल लिख दिया। एक तीसरा तरीका ये है कि वो आपसे सब्जेक्ट के आधार पे माँग ले। तो आपने समस्त जानकारी तो वही लिखी, तो आपने कार्ड के हेडिंग में क्या कर दिया, आपने विषय लगा दिया। तो एक किताब के आपने कितने कार्ड बना लिए? 3 कार्ड बना लिए। इसके अलावा और भी चीज़ें जिसके आधार पर पाठक आपसे सामग्री माँग सकता है, उन चीज़ों को लेकर भी आपने हेडिंग बना दिया। तो इस तरीके से जब कार्ड बनाते हैं तो एक पुस्तक के आम तौर पे अमूमन कितने कार्ड बनते हैं? औसतन कितने कार्ड बनते हैं? 6 बनते हैं। किसी किताब के 4 बनेंगे, किसी के 6 बनेंगे, किसी के 8 बनेंगे, किसी के 10 बनेंगे। लेकिन एवरेज हम मान के चले तो एक किताब के कितने कार्ड बनते हैं? 6 कार्ड बनते हैं। बना लिया आपने कार्ड। अब कार्ड जब बन गए, तो मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी के अंदर अगर 1000 किताबें हैं आपके पास और आप उन सबकी कैटलॉगिंग करना चाहते हैं, तो आम तौर पे कितने कार्ड बनेंगे आपके? 6000 कार्ड बनेंगे। आपने 6000 कार्ड बना लिए। बनाने के बाद उस सारे कार्ड्स के अंदर देखेंगे कि हेडिंग किस-किस के लिखे हुए हैं। किसी में तो ऑथर का हेडिंग लिखा हुआ है, किसी में टाइटल का हेडिंग लिखा हुआ है, किसी में सब्जेक्ट का हेडिंग लिखा हुआ है, किसी में सीरीज़ का हेडिंग लिखा हुआ है, ऐसे अलग। तो हम क्या करेंगे, सारे कार्ड्स को अलग-अलग टुकड़ों में बाँट देंगे। तो 6000 कार्ड जो है वो टुकड़ों में बँटेंगे, 3, 4, 5 कैटेगरी में बँट जाएँगे। तो 4-5 कैटेगरी में आपने बाँट दिया, ऑथर वाला अलग कर लिए, टाइटल वाला अलग कर लिया आपने, देन सब्जेक्ट वाला अलग कर दिए। तो सारे कार्ड्स को अलग करने के बाद अब उन कार्ड्स को ये बाँटा आपने, यानी कि आपने क्लासिफाइड किया, अलग-अलग वर्गों में बाँट दिया। बाँटने के बाद उन समस्त कार्ड को क्या करेंगे, वापस से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाएँगे, जितने भी ऑथर वाले कार्ड हैं। अब मान लीजिए 1000 किताबों के 6000 कार्ड बने, उसमें से 1500 ऑथर कार्ड है, तो 1500 ऑथर कार्ड को मैंने अलग कर लिया और उनको वापस क्या करा, मैंने ए से लेकर ज़ेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया। उन सारे कार्ड्स को लेकर आया, पुस्तकालय के अंदर स्पेशल फर्नीचर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलॉग कैबिनेट कहते हैं। उस कैबिनेट के अंदर ड्रॉर्स होती है, उन ड्रॉर्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, सारे के सारे कार्ड जमा दिए। एक ड्रॉर के अंदर 1000 कार्ड आते हैं, ऑथर के कार्ड अगर मान लीजिए 1500 है, तो मैं 2 ड्रॉर के अंदर जमा दूंगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बन जाएगा, ए से लेकर जेड तक।
पूरा पूरा ऑर्डर मैंने बना दिया। अब जैसे ही अगर पाठक आपकी लाइब्रेरी में एंटर होता है, आप वो कहता है कि साहब मुझे रंगनाथन की किताब चाहिए, तो आप बोलेंगे ऑथर कैटलॉग में जाके आप ढूंढ लीजिए। तो रंगनाथन कहाँ ढूंढेंगे आप? ए से लेकर जेड में आर पे जाएंगे, आर पे जाके जैसे ढूंढेंगे तो रंगनाथन की जितनी किताबें सारे कार्ड वहीं पर एक जगह आ जाएगी। तो आप जाके ढूंढेंगे तो रंगनाथन, आप रंगनाथन एस आर, रंगनाथन एस आर आर ऐसे करते करते तो रंगनाथन के सारे कार्ड्स वहीं आ जाएंगे। अब मान लीजिए 10, 15, 20 कार्ड्स आपके पास है, रंगनाथन ने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन अगर आपकी लाइब्रेरी में 15 किताबें हैं, 20 है, 25 है, जितनी किताबें आपकी लाइब्रेरी में है उतने कार्ड्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। हर कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रंगनाथन लिखा हुआ और नीचे किताब का टाइटल लिखा हुआ, तो आप देख लेंगे। जैसे आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ मुझे रंगनाथन की कॉलम क्लासिफिकेशन चाहिए, या मुझे रंगनाथन की प्रोलोगेमिना चाहिए, या रंगनाथन की मुझे थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग चाहिए, तो आपको कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड के साइड में क्या लिखा हुआ है? कॉल नंबर लिखा हुआ, उस कॉल नंबर का नोट करके आएंगे आप लाइब्रेरी से कहेंगे मुझे इस कॉल नंबर की किताब चाहिए, अप्रोच सही होगी। तो लाइब्रेरी क्या करेगा, आपको उस कॉल नंबर वाली किताब को आपको ढूंढ के दे देगा। इजी हो गया। आपको ना तो लाइब्रेरी को ऑथर बताने की जरूरत पड़ी, ना आपने टाइटल बताया, ना आपने सब्जेक्ट बताया, आपने डायरेक्ट क्या करा, आपने लाइब्रेरी को कॉल नंबर बताया और उसने कॉल नंबर वाली किताब ही ढूंढ कर आपको दी। सिस्टम ये बनाया हमने कि क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं और कैटलॉगिंग भी कर रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में हमने चीजों को व्यवस्थित किया, कैटलॉगिंग से हमने ढूंढने का सिस्टम बनाया। इसलिए कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। आपका टॉपिक है ना, आपका सब्जेक्ट का जो पेपर का नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड रिट्राइवल, यानी कि सूचना पुनः प्राप्ति। तो पुनः प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन से आपने अरेंजमेंट किया और कैटलॉगिंग से आप चीजों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो दो प्रकार की पद्धतियां हैं, दोनों पद्धतियां पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पद्धतियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल, यानी कि लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। पुस्तकालय सूचीकरण यानी प्रायोगिक की बात करें। ओके, सो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, उसको आप पढ़े। प्रत्येक पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रह होता है, यानी कि हर लाइब्रेरी में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या होगा आपके स्टडी मटेरियल होगा। उचित पुस्तक उचित समय पर पाठक को उपलब्ध कराना पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है। लाइब्रेरी का मेन एम क्या है? उचित पुस्तक उचित समय पर, यानी कि हम कम से कम न्यूनतम समय में चीजों को ढूंढकर यूजर को उपलब्ध कराते, यही हमारा उद्देश्य होता है। यह तभी संभव है जब पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो। यानी कि ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब लाइब्रेरी के अंदर जितना भी मटेरियल है वो कैसा हो आपका, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, यानी कि अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा हुआ है, यानी कि चीजें अरेंज है तो ढूंढना इजी है। अगर चीजें अरेंज नहीं है तो आपको ढूंढने में दिक्कत आती है। आप जाते हो ना, आप जैसे सुपर मार्केट जाते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तभी ने देखो ना बिग बाजार या हम लोग इस तरह के मार्केट में जाते हैं, आजकल ये ट्रेंड है, हम लोग वहाँ पर जाके शॉपिंग करते हैं। तो आप देखा वहाँ पर सारी चीजें क्या होती है, पर्टिकुलर ऑर्डर में जमी होती है। आपने कहा जैसे फूड आइटम्स हैं, है ना, क्लोथ गारमेंट्स हैं आपका, ये क्रॉकरी है आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबके अलग अलग सेक्शन होते हैं और सभी क्या होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमे होते हैं। तो आपके लिए ढूंढना क्या होता है, इजी होता है। बहुत बड़ा स्टोर भी होता है, 2-2, 4-4, 5-5 मंजिल का स्टोर भी होता है, तब भी आप इजीली आप ढूंढ लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें क्या है, एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध है। तो लाइब्रेरी में भी अगर मान लीजिए चीजें सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध है तो उनको ढूंढना आपके लिए आसान होता है। किसी भी पुस्तक को मांगे जाने पर न्यूनतम समय में खोज कर उपलब्ध कराना एक अच्छी व्यवस्था और प्रबंधन का उदाहरण है। इज इट ओके? आप ढूंढ कर उपलब्ध कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अच्छी व्यवस्था है ना, और उसका प्रबंधन उदाहरण, यानी कि आपको किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ चीजें यहाँ पर मैंने दे रखी है। पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्रियों की एक ऐसी सूची तैयार करना जिसमें पुस्तक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हो और जिसके आधार पर उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता हो, पुस्तकालय सूचीकरण या लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कहलाता है। इज इट ओके? कैटलॉगिंग की परिभाषा आपके सामने क्या कहता है, पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त सामग्री, यानी कि जितनी भी चीजें हमारी लाइब्रेरी में है उनकी एक ऐसी सूची तैयार कर रहे हैं, यानी कि हम लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर हम सारी डिटेल डाल रहे हैं। हम तो ये क्या कहलाता है आपका पुस्तकालय सूचीकरण, यानी कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कहलाता है। नाउ इसके बाद देखा कि सूचीकरण का मुख्य उद्देश्य समस्त सामग्रियों की एक ऐसी तालिका तैयार करना है जिसमें लेखक, शिक्षक नहीं है, शीर्षक है, लेखक, शीर्षक एवं विषय में से किसी एक के आधार पर आसानी से निश्चित पुस्तक को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इज इट ओके? किसी एक के आधार पर लिखना। सूचीकरण का मुख्य उद्देश्य समस्त सामग्रियों की एक ऐसी तालिका तैयार करें, यानी हम ऐसे हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे हम, लेखक यानी कि ऑथर की बात हो रही है, शीर्षक यानी कि टाइटल, और तीसरा क्या लिखा है मैंने, विषय। तो मैंने आपसे कहा तीन ही तरह की अप्रोच होती है, जब भी आपसे अगर यूजर मांगेगा तो तीन ही तरह की अप्रोच उससे आधार पर मांगेगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, सूचीकरण एक कला है,
यानी कि आपको बनाना, यानी कि कैटलॉग कार्ड बनाना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और ये कला की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और कला इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण है। अगर, क्योंकि जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे अगर AACR की बात करें या हम लोग CCC की बात करें, तो उसके अंदर आपसे केवल यही कहा जाता है कि आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजें लिखनी होती है। कभी आपको कैपिटल लिखना होता, कभी स्मॉल लिखना होता, कभी आपको कॉमा लगाना होता, कभी हाइफन लगाना होता आपको, है ना, कभी सेमीकोलन लगाएंगे। तो चीजें आर्ट है, आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, यही छोटे छोटे रूल्स हैं, और इन्हीं रूल्स के आधार पर आप अच्छा और बेहतर कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग के लिए हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है, आप उसी के आधार पर बनाते हैं। स्वच्छता, क्योंकि आप जब कैटलॉग कार्ड बनाएंगे तो सामने वाला क्या है, पाठक उसको पढ़ेगा, है ना, तो रीडर उसको पढ़ेगा, तभी आप अच्छी साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे नियम दे रखे हैं, और इन्हीं नियमों से ही क्या बना है, कैटलॉग कोड बना है। चाहे हम AACR की बात करेंगे, तो AACR का मतलब ही क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। आर मतलब क्या कहलाएगा, रूल्स यानी कि नियम है। और CCC की बात करेंगे तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो कोड कहें या रूल्स कहें, एक ही बात है, यानी कि नियमों की बात की जा रही है। तो अच्छे और बेहतर तरीके से आप काम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सूचीकरण एक कला है जिसमें विभिन्न सूचनाओं एवं तकनीकों का उपयोग करते हुए सूची का निर्माण किया था, जिसमें यूजर न्यूनतम समय में सटीक सूचना तक पहुंच सके, और यह सूची पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त सामग्रियों का एक डेटाबेस होता है। यानी कि आप जितनी भी चीजें हैं, आपका डेटाबेस है जिसको हम लोग काम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, डेटाबेस के साथ हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा, विशाल एवं सार्वजनिक पुस्तकालय अपने पाठक को सुविधा प्रदान करने के लिए कैटलॉग कार्ड तैयार करते हैं, उन्हें निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी कैटलॉगिंग कहलाती है। यानी कि विशाल एवं सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि बड़ी लाइब्रेरीज के अंदर कैटलॉगिंग आमतौर पर पाई जाती है। छोटी लाइब्रेरी वाले आमतौर पर देखा जाता है तो कैटलॉगिंग नहीं करते, लेकिन बड़ी लाइब्रेरी वाले तो डेफिनेटली कैटलॉग करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा मटेरियल होता है और पाठक भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके पाठक को देने के लिए वो ये काम करते हैं। ओके, सो नाउ देखिए इंपॉर्टेंट है कैटलॉग कार्ड का फॉर्मेट। जब कैटलॉग कार्ड आप बनाते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट देखना जरूरी है, ये फॉर्मेट आपको याद करना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें एग्जाम में जो जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये देखिए कार्ड है आपका, दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द कार्ड, आप इजीली देख सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर दे रखी है जिसमें कार्ड का साइज भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं। ओके, सो देखिए कार्ड, क्या लंबाई है इसकी और क्या चौड़ाई दिख रही है आपको, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5। ये कार्ड है आपका। सबसे पहली चीज नोट करने वाली क्या है, आपका कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 5 इंच कहते हैं, या इसको 12.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, इस कार्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है आपका, 3 इंच है, या इसका 7.5 सेंटीमीटर। तो ये पहला सवाल तो ये बनता है, कैटलॉग कार्ड का डायमेंशन क्या है। इंच में पूछ ले तो 5/3, और सेंटीमीटर में पूछे तो 7.5/12.5 सेंटीमीटर। कैसे भी लिखें आप, 12.5 7.5, ये आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। पहली चीज तो पहला सवाल तो ये आता, ये कार्ड, ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट, कार्ड का इस तरीके से, अब कार्ड में देखेंगे यहाँ पर दो दो लाइन्स मिलेगी आपको। फर्स्ट लाइन आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगी और सेकंड मिलेगी ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंडेंट। सेकंड लाइन क्या बोलेंगे, सेकंड इंडेंट। दो आपको इंडेंट मिलेंगे, ये इंडेंट आपको मिलेंगे। तीसरा एक और मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, थर्ड इंडेंट कहते हैं। तो थर्ड इंडेंट क्या ऐसे डॉटेड मिलेगा, क्या है, क्योंकि थर्ड इंडेंट जो है आपको कैसा है, आपका इमेजनरी, ठीक है, इमेजनरी मतलब काल्पनिक। तीसरा इंडेंट जो है बना हुआ नहीं होगा, ठीक है, काल्पनिक, आप केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये इंडेंट यहाँ पर है, इतना ही, ठीक है। ये लाइंस इसलिए खींचते हैं क्योंकि देखिए कौन सी चीज कहाँ लिखनी है उसके लिए बनाते हैं। तो फर्स्ट इंडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, ये फर्स्ट इंडेंट है, इसके बीच में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 8। सेकंड इंडेंट में कितने कैरेक्टर आएंगे, 4, और यहाँ पर कितने आएंगे, 2 कैरेक्टर आएंगे। इतनी जगह होनी चाहिए, समझे आप, मतलब आप जो राइटिंग लिखते हैं, आप जैसी भी आप राइटिंग लिखते हैं, आप कोशिश ये करें कि यहाँ आप यहाँ लिखेंगे, इसके बीच में आपको कितने आने चाहिए, तो आपके कैरेक्टर जो है कुल मिला के आपके 8 कैरेक्टर यहाँ पर आने चाहिए, यानी इतनी साइज आपको यहाँ पर लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर करेंगे तो आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो भी आपकी राइटिंग आप लिखे ना, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
8 कैरेक्टर आपको यहाँ पर लिखने आने चाहिए। इतना आप जब भी राइटिंग लिखें, जो 8 कैरेक्टर की जगह है यहाँ पर, ये जगह कितनी है आपकी? 4 कैरेक्टर, ये आपकी 2। ओके, कितनी जगह होनी चाहिए? कई बार ये भी एक बार सवाल पूछा गया है कि अगर थर्ड इंडेंट जो है इस कॉर्नर से कितने कैरेक्टर दूर है? कितने कितने कैरेक्टर दूर है वो? ये एक बार सवाल पूछा गया है। थर्ड जो इमेजिनरी इंडेंट है वो कॉर्नर से कितने कैरेक्टर दूर है? कितना स्पेस है? 14 का हो गया। 8, 4 और 2, कुल मिला कितना हो जाएंगे ये? तो ये जगह है, आपको इतना मार्जिन रहता है इसमें, ठीक है। देन इसके बाद फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे आप ये क्या कहलाएगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी आपकी, ये ऊपर से यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस, इसके बीच में कितना है? 3 लाइन, कितना होना चाहिए? यहाँ पर कितनी लाइन आती है? यहाँ पर 3 लाइन है, बनी भी नहीं है, लेकिन जब भी आप जो चीज लिखेंगे तो कितनी लाइन होनी चाहिए? वहां पर 3 लाइन जितना गैप होना चाहिए। आप अगर कोई भी चीज लिखेंगे तो 3 लाइन जितना। इज इट ओके? देन देखिए, जितने भी कार्ड्स मैंने आपको बताया अभी, कार्ड जब बनेंगे, कार्ड के नीचे क्या मिलेगा आपको? एक पंच हॉल मिलेगा। क्योंकि सारे कार्ड बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा कि सारे कार्ड्स किस पर रखेंगे? एक स्पेशल फर्नीचर आता है, उस फर्नीचर के अंदर आप रखेंगे, आप ड्रॉर के अंदर। तो कार्ड्स का ऑर्डर चेंज नहीं हो, सारे कार्ड्स रखेंगे। बीच में क्या होता है? नीचे एक उनके हॉल होता है और बाहर से सामने से एक स्क्रू होता है। स्क्रू को लेकर हम लोग क्या कर देंगे? उसके अंदर टाइट कर देंगे, ताकि क्या कार्ड्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, बाहर निकलेंगे नहीं। मतलब सारे कार्ड जो है एक, मतलब आप मान के चले एक धागे में जैसे प्रियो रखे हो, आप उनको ऑर्डर आप बीच आप पढ़ सकते हो, आप निकाल नहीं सकते हो बात, ठीक है। तो दैट्स एन इम्पोर्टेंट। तो ये समझ में आपको, है ना, क्या क्या चीजें याद रखने वाली बात है? पहली चीज मैंने बता दी साइज, सेकंड चीज तीनों इंडेंट, देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर कितना स्पेस है? 3 लाइंस का। यहाँ पर आपका 8, 4, 2। इज इट ओके? दैट्स एन इम्पोर्टेंट। ये आपका कार्ड का फॉर्मेट है। कोई सी भी स्कीम काम में लें, चाहे आप क्या बनाएंगे, ए सी आर बनाएंगे या आप सी 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 क्लासिफाइड कट करेंगे, दोनों ही स्कीम के अंदर कार्ड का साइज जो आपका सेम है, यही कार्ड आपको काम में लेना है। इज इट ओके? नाउ इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए जब आप एंट्री बनाते हैं तो एंट्री कितने प्रकार की बनती है आपकी? 2 प्रकार की एंट्री बनती है, ठीक है। अब 2 प्रकार की एंट्री से मतलब क्या है? एक एंट्री आप बनाते हैं जब आपके पास किताब है, तो किताब से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप एक कार्ड में लिख देंगे, है ना। किताब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है? तो वो जानकारी क्या कहलाती है? आईएसबीडी कहलाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। आईएसबीडी के कितने एलिमेंट्स हैं? 8 तत्व मैंने आपको बताया। वो 8 तत्व आप निश्चित क्रम में लिखेंगे। आपने कार्ड के ऊपर समस्त जानकारी लिख दी, जो आपने समस्त जानकारी कार्ड के ऊपर लिख दी, वो एक कार्ड बन गया जिसमें एक पुस्तक से संबंधित समस्त जानकारी जिनके आधार पर उस पुस्तक को ढूंढा जा सकता है, वो हमने लिख दिया। तो वो जो कार्ड के बन गया कार्ड, वो क्या बन गया? कार्ड क्या कहलाएगा? आपका मेन एंट्री कहलाएगा, मुख्य प्रविष्टि बन गई। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पाठक जो है इस पुस्तक को किसी और तरीके से भी ढूंढ सकता है। तो जब मेन एंट्री लिखेंगे तो उस मेन एंट्री को बनाने के बाद उसमें उन सारी बातों में से भी जो महत्वपूर्ण बात है वो हम लोग क्या शीर्षक के रूप में लिख देंगे, बन गया कार्ड। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उस पुस्तक को किसी और नाम से भी ढूंढा जा सकता है, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? हम लोग एडिशनल कार्ड बनाते हैं, अतिरिक्त प्रविष्टि बनाते हैं। तो एक तो बनाएंगे आप मुख्य प्रविष्टि, और मुख्य प्रविष्टि के अलावा जितनी भी और बातें हैं जिनके आधार पर उस पुस्तक को ढूंढा जाता है, हम क्या बनाते हैं? अन्य प्रविष्टि बनाते हैं। तो एक तो बन गई मेन एंट्री, और बाकी क्या बन गई? आपकी एडिशनल एंट्रीज बन गई। तो एक बनेगी, तो यहाँ पर एंट्री कितने प्रकार की होगी आपकी? 2 प्रकार। कौन कौन सी? एक मुख्य प्रविष्टि और उसके बाद एडेड एंट्री। तो आप मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री की हम लोग बात करते हैं। तो एंट्री जो है मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार से एंट्री आपकी बनती है, ठीक है। स्कीम पढ़ेंगे, पहली स्कीम, दोनों स्कीम पढ़नी है आपको। कौन कौन सी? आपकी AACR यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की बात करेंगे, और दूसरी पद्धति कौन सी है? आपकी CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। पहले हम बात करते हैं AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इट्स इम्पोर्टेंट। AACR के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। AACR की हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि पद्धति जो है, सबसे पहले ये नाम कब आया आपका? AAC, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कैटलॉगिंग रूल्स नाम से है। ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज कब बना था? 1908 के अंदर बना था। ये हम बात कर चुके हैं 1908। सेकंड, देखिए
ALA कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज बना आपका 1949 के अंदर, जहां पर हम लोग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कैटलॉगिंग रूल्स की बात भी करते हैं हम लोग। तो दैट्स एन अगेन इंपॉर्टेंट, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। देन रूल्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, इट्स अगेन 1949। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि हम लोग पेरिस प्रिंसिपल की बात करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पेरिस प्रिंसिपल, पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी? 1961, 1961 के अंदर हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑन द कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स, हेल्ड इन 1961। देन फर्स्ट एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स को बने थे 19, ठीक है। इसके बाद क्या आया था? आईएसबीडी आया था ना। आईएसबीडी के बाद से इसको वापस से रिवाइज किया गया, और रिवाइज कब किया गया इसको? तो 1978 में लिखा हुआ AACR वाज रिवाइज्ड इन 1978 एंड नोन एज AACR 2। हम जो काम में ले रहे हैं वो क्या है? आपका AACR 2 काम में ले रहे हैं, तो 2 भी रिवाइज हो गया, तो AACR 2R कहते हैं, ठीक है। देन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है, मैंने आपको बताया सेकंड एडिशन है, 1998 का एडिशन है, ये लास्ट एडिशन है आपको देखने को मिलेगा। लिखा हुआ कंसाइज AACR 2 और सिंप्लीफाइड कंसाइज वाज प्रिपेयर्ड बाय द माइकल गवर्नमेंट। माइकल गवर्नमेंट ने बनाया था कंसाइज, यानी कि संक्षिप्त संस्करण एक और बनाया था, जो कि AACR 2 का एडिटर भी रहा, और उसने इस कंसाइज एडिशन को बार बार पब्लिश किया, 1981 में किया, 89 में किया, 1999 में किया, और अंतिम कब आया? 2004 में। 2004 के बाद जो है AACR 2R का कोई भी संस्करण नहीं है। वर्तमान में AACR को हम काम में नहीं लेते। AACR 2R के बाद क्या आना चाहिए था? AACR 3 आना चाहिए था। तो AACR 3 आया तो सही, लेकिन उसका नाम परिवर्तित हो गया। किस नाम से है? RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। तो RDA के भी 2 वर्जन अवेलेबल हैं। एक आपका आता है RDA टूल किट, और एक आता है आपका कैटलॉगर्स डेस्कटॉप। तो अगर RDA टूल किट की बात करेंगे तो वो किसने बनाया? आपका ALA और सिलिप ने बनाया। और कैटलॉगर्स डेस्कटॉप की बात करें तो किसने बनाया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाया। दोनों, ये 2 वर्जन अभी आज की डेट में आपको अवेलेबल। नाउ पहली पद्धति पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या आपका AACR 2R, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2R, यानी कि सेकंड, 2 का मतलब सेकंड है और R का मतलब क्या है? रिवाइज्ड। तो नाम याद रहेगा आपको, AACR 2R मतलब क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, और 2R यानी कि सेकंड रिवाइज। जब एंट्री बनाते हैं आप इसके अंदर, तो आप कुल मिला के 4 तरह की एंट्री बनती है। पहली एंट्री कौन सी बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी मुख्य प्रविष्टि। देन उसके बाद अतिरिक्त प्रविष्टि बनाते हैं, वहां पर आपको 3 तरह की, यहाँ पर सेकंड तरह बनेगी, एडेड एंट्री बनेगी आपकी। तीसरे नंबर पे एक और एंट्री बनती है, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग रेफरेंस एंट्री बोलते हैं। और चौथे नंबर पे क्या बनती है? एनालिटिकल एंट्री। तो AACR के अंदर आप क्या करेंगे? 4 तरह की एंट्रीज बनाएंगे, मेन एंट्री, एडेड एंट्री, देन उसके बाद आपका रेफरेंस एंट्री और एनालिटिकल, 4 तरह की एंट्री बनाते हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट। अब मेन एंट्री तो हमेशा एक ही बनती है, एडेड एंट्री कई प्रकार की बनती है। तो हम पद्धति कौन सी पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। एडेड एंट्री की जब बात करेंगे तो एडेड एंट्री बनती है पुनः 5 प्रकार की। कौन कौन सी बनेगी आपकी? नाम याद रखना है, ऑथर, सब्जेक्ट, टाइटल, सीरीज और कोलैबोरेटर। नाम समझ में आ रहा है? पांचों नाम में से आप ध्यान से दें। आप ऑथर है, सब्जेक्ट है, टाइटल है, सीरीज और कोलैबोरेटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जब आप आइडेंटिटी बनाते हैं या आप जब किसी के कैटलॉगिंग करते हैं, कैटलॉगिंग में आपने समस्त जानकारियां एक कार्ड के ऊपर लिख दी, क्या बन गया? आपका मेन एंट्री बन गई। मेन एंट्री में आपने समस्त जानकारी लिख दी। अब मान लीजिए किसी और आधार पर भी अगर चीजों को ढूंढ रहे थे, तो हम लोग बनाते हैं, जैसे ऑथर आइडेंटिटी बनाते हैं। तो ऑथर आइडेंटिटी तब बनाएंगे जब किसी एक किताब को एक से अधिक ऑथर ने मिलकर लिखा हो। अगर एक ही ऑथर है तो बात खत्म हो जाती है, तो वो तो मेन एंट्री में आ जाएगा। आपको उसके लिए अलग से कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्या करेंगे आप? सिर्फ आपने क्या बनाया? एक ही बनाया, काम हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद की हम बात करते हैं कि आपने बनाया ऑथर आइडेंटिटी बनाया, देन उसके बाद और बनाना आप क्या करेंगे? आप सब्जेक्ट का अलग से कार्ड बनाएंगे, टाइटल का अलग से बनाएंगे, तो ऑथर का बनाएंगे, सब्जेक्ट का बनाएंगे, टाइटल का बनाएंगे। अगर आपकी पुस्तक जो है जिसका आप कैटलॉगिंग कर रहे हैं वो किसी सीरीज या किसी ग्रंथमाला का अंक है, तो क्या बनेगा? सीरीज आइडेंटिटी बनेगी। देन सीरीज के बाद क्या बनेंगे? कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर का मतलब होता है सहयोगी, सहकारक। किताब के निर्माण में आमतौर पर लेखक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग भी हो सकता है। किताब के अंदर ट्रांसलेटर हो सकता है, कमेंटेटर हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, जिसको हम लोग इलस्ट्रेटर कहते हैं, है ना।
तो अनुवादक है, चित्रकार है या कमेंट लिखने वाला है, ऐसे कई सारे व्यक्ति, अगर मान लीजिए उनकी भी भूमिका है, तो किताब के ऊपर नाम लिखा हुआ है, इस किताब का एडिटर ये है, इस किताब के सीरीज का एडिटर ये है, इस किताब का ये चित्रकार है, इस पुस्तक का ये अनुवादक है ना? तो उनका नाम भी अगर दे रखा है कवर पेज पर कहीं लिखा हुआ, तो हम उसके लिए भी क्या बनाते हैं, उसके लिए भी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलैबोरेटर। मतलब किताब को किसी भी आधार पर ढूंढा जा सकता है, पुस्तक से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर हम लोग प्रत्येक जानकारी को लिखते हुए या काम में लेते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं। तो एक तो बनेगी मेन एंट्री, और मेन एंट्री के अलावा बाकी समस्त जानकारियों की क्या बनाएंगे हम लोग, आइडेंटिटी। तो हम बात करें एएसीआर की बात करें, एक बार इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना आप। एएसीआर की बात करें तो एएसीआर में 4 तरह की एंट्री बनती है। पहली मेन एंट्री, सेकंड एडिट एंट्री, तीसरी आपकी रेफरेंस और चौथी एनालिटिकल। 4 तरह की एंट्री बनती है। मेन एंट्री हमेशा एक ही बनेगी। एडिट एंट्री जो है, अगर एएसीआर की बात करें तो एडिट एंट्री पुनः 5 प्रकार की बन सकती है। कौन कौन सी बनेगी? ऑथर, सब्जेक्ट, टाइटल, सीरीज और कोलैबोरेटर। ये आपको चीजें याद रखनी है, तो हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग काम में लेंगे और बनाएंगे। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट। अब एंट्री बनानी है आपको, मेन एंट्री, तो मुख्य प्रविष्टि आप बनानी है। अब ये स्ट्रक्चर आपको मेरे साथ याद करना है, और ये महत्वपूर्ण भी है। जब मेन एंट्री बनाते हैं तो मुख्य प्रविष्टि के कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग क्या है? ठीक है, तो जब भी प्रविष्टि बनाएंगे तो पहला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? हेडिंग, मतलब शीर्षक। शीर्षक मतलब पुस्तक का शीर्षक नहीं है, हमारी एंट्री का हेडिंग। ठीक है, जो आप बना रहे हैं उसकी एंट्री का हेडिंग, यानी कि वो चीज लिखेंगे जिसमें पुस्तक का सबसे अधिक भार जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर उत्तरदायित्व वो लिखेंगे। तो आमतौर पर तो ऑथर ही होता है, लेकिन जब ऑथर नहीं होता तो फिर हम लोग टाइटल लेते हैं। ठीक है, तो पहला फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका? हेडिंग है। सेकंड पार्ट क्या आपका? बॉडी सेक्शन। याद रहेगा, बॉडी के अंदर क्या क्या लिखते हैं? तो लिखा हुआ यहाँ पर आख्या एवं उत्तरदायित्व का वर्णन। आख्या का मतलब होता है टाइटल, यानी कि बुक का टाइटल। ठीक है, और हेडिंग मतलब शीर्षक। तो दोनों में डिफरेंस है, अभी बनाएंगे एंट्री तो आपको याद हो जाएगी। तो पहला तो क्या हो गया आपका, हेडिंग सेक्शन हो गया। सेकंड क्या हो गया आपका? बॉडी। बॉडी के अंदर भी 4 चीजें, टाइटल दे रखा है। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है? एडिशन, यानी कि संस्करण। तीसरे नंबर पे दे रखा है विशिष्ट उपकरणों से संबंधित वर्णन, यानी कि इसके अलावा कोई और भी जानकारी दे रखी हो तो वो विशिष्ट उपकरणों की जानकारी लिखेंगे, स्पेशल डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। और चौथा क्या आपका? प्रकाशन, स्थान और समय का विवरण। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या आपका? फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि पुस्तक का भौतिक विवरण। अब पुस्तक का भौतिक विवरण क्या होता है? पुस्तक की पृष्ठ संख्या, उसके अंदर चित्रण सामग्री है, उसकी साइज है, सीडी या मैप उसके अंदर है, तो ये सब फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो तीसरे नंबर पे आ गया फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सेकंड नंबर पे आ गया आपका बॉडी सेक्शन, और पहले नंबर पे क्या आ गया आपका? हेडिंग सेक्शन, यानी कि शीर्षक। नाउ इसके बाद नंबर 4 क्या कहलाएगा? सीरीज एरिया। अगर पुस्तक किसी ग्रंथमाला का अंक है तो ग्रंथमाला से संबंधित जब होगा सीरीज की एंट्री तो लिखेंगे, सीरीज का अंक नहीं है तो नहीं लिखेंगे आप। लेकिन जब है तो चौथे नंबर पे आप सीरीज लिखेंगे। सीरीज में क्या लिखेंगे? तो ग्रंथ की आख्या, यानी कि जो आपका सीरीज है उसका टाइटल। देन ग्रंथमाला के उत्तरदायित्व, यानी कि आपका जो ग्रंथमाला है, आपका जो सीरीज है, सीरीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि सीरीज का सीरियल नंबर कौन सा है, सीरीज का नंबर क्या है, या उसका उप सीरीज अगर वो दे रखी है, सब सीरीज का नंबर है, तो वो सारी चीज सीरीज से संबंधित। तो आपको ये बनाना नहीं होता, आपको केवल ये पूछा था कि सीरीज कब आएगा, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका? सीरीज आएगा, यानी कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा और नोट सेक्शन से पहले आएगा। सवाल कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। आपको स्ट्रक्चर पूरा याद करना है, बनाना नहीं है। बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद करना है। 5वें नंबर पे क्या आएगा? नोट सेक्शन, यानी कि टिप्पणी। कोई ऐसी जानकारी जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में कवर नहीं हो रही हो, या ऐसी जानकारी जो सीरीज में नहीं आ रही हो, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे क्या आएगा? ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आपका आएगा, तो ISBN नंबर यहाँ पर डालेंगे। और नंबर 7 पे क्या आएगा? ट्रेसिंग कहलाएगा। ठीक है, ट्रेसिंग का मतलब ये होता है कि अगर उससे संबंधित, पुस्तक से संबंधित जितने भी कार्ड बनेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक कार्ड तो बनेगा मेन एंट्री, और मैंने आपको बताया ना औसतन एक किताब के कितने कार्ड बनते हैं? 6 कार्ड बनते हैं। तो किसी किताब के 4 बनेंगे, किसी के 5 बनेंगे, किसी के 2 बनेंगे, किसी के 10 बनेंगे। तो मेन एंट्री के अलावा बाकी सारे कार्ड क्या कहलाते हैं? एडेड एंट्री कहलाती है। तो जितनी भी एडेड एंट्री बनेगी वो उनकी जानकारी आप मेन एंट्री में लिखोगे कि भाई इसका एक कार्ड तो मेन ये है,
और इसके अलावा 5 कार्ड और है, तो ट्रेसिंग में जाके 5 कार्ड के अलग अलग नाम लिखोगे आप, समझ गए आप? तो वो क्या कहलाता है आपका? ट्रेसिंग कहलाएगा। ट्रेसिंग के बाद फाइनली आप क्या करते हैं? कॉल नंबर लिखते हैं, यानी कि क्रमांक संख्या। कितने पार्ट हो गए आपके? 8 चीजें हो गई। 8 चीजें लिखी। एक बार फिर से देखें आप, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, याद करना है आपको ना, एग्जाम में सवाल आता है। सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड नंबर पे क्या आएगा? बॉडी सेक्शन। ठीक है, बॉडी में आप संस्करण की जानकारी, प्रकाशक की जानकारी, ये आप लिखेंगे। बॉडी के बाद क्या आएगा? भौतिक विवरण, पुस्तक से संबंधित भौतिक विवरण आप लिखेंगे, जैसे कि पृष्ठ संख्या, चित्रण सामग्री, इनके बारे में जानकारी देंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे सीरीज है। अगर ग्रंथमाला का अंक है तो 4 नंबर पे सीरीज है, 5वें नंबर पे क्या आएगा? नोट आएगा। 6ठे नंबर पे आपको याद रखना ISBN है, 7वें पे ट्रेसिंग है, और 8वें पे क्या है आपका? कॉल नंबर। याद रह जाएगा। ये AACR का स्ट्रक्चर है आपका। नाउ लिखते कैसे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट। अब सारी कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर, ध्यान आपका यहाँ पर होना चाहिए। ये कार्ड है आपका, कितना है? 5 भाई, ठीक है। कार्ड समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये कौन सा इंडेंट है? फर्स्ट। ये कौन सा है? थर्ड हमने बनाया नहीं। थर्ड इंडेंट केवल जब काम आएगा जब क्या बनाएंगे आप? इज इट ओके? थर्ड इंडेंट तभी काम आएगा जब आप क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी बनाएंगे। अभी आइडेंटिटी नहीं बना रहे, इसलिए इसमें मेन एंट्री में थर्ड इंडेंट का काम नहीं है। इज इट ओके? मेन एंट्री में क्या आएगा? केवल कौन कौन सा इंडेंट है? फर्स्ट और, इज इट ओके? अच्छा, आपने अभी सेक्शन देखा, वापस से देखो। सबसे पहला क्या दे रखा था उसके अंदर? 8 सेक्शन बताया ना मैंने। सबसे पहले क्या होता है, तो आप देखें ध्यान से। हेडिंग के लिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन से ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे आप? हेडिंग लिखेंगे। इज इट ओके? 8 चीजें कहाँ लिखनी है, बस मैं आपको वो बता रहा हूँ। लाइन के ऊपर वाला हिस्सा किसका है? हेडिंग सेक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग चालू कहां से होगा? ये आपका हेडिंग है, समझ आप? हेडिंग कहां से चालू होगा? फर्स्ट इंडेंट से चालू होगा, और आप लाइन के ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हेडिंग हमने किसमें बनाया? नेम ऑफ ऑथर। तो ऑथर का नाम लिखेंगे, तो आमतौर पे पुस्तक का हेडिंग किसमें बनता है? ऑथर के नाम में बनता है। तो उसकी जगह, पोजीशन नजर आ रही है आपको? 8 चीजें। पहली चीज क्या है? हेडिंग है। इस लाइन के ऊपर लिखेंगे, और चालू किससे करेंगे आप? फर्स्ट इंडेंट। इज इट ओके? ये किसका नियम है? AACR का। अगर आपसे पूछे कि AACR के अंदर हेडिंग का लिखेंगे, तो लीडिंग लाइन के ऊपर लिखेंगे आप, और चालू कहां से करेंगे? फर्स्ट इंडेंट। जब हेडिंग लिखते हैं फर्स्ट इंडेंट से। बाकी बॉडी सेक्शन में सारी चीजें चालू किससे करते हैं अपन? सेकंड इंडेंट बनाया किसके लिए गया है? बॉडी सेक्शन के लिए बनाया गया। तो ये हेडिंग सेक्शन है, ये बॉडी सेक्शन। क्लियर है? समझ में नहीं बात? फर्स्ट इंडेंट है, हेडिंग यहाँ से चालू होगा, और सेकंड इंडेंट है, बॉडी यहाँ से चालू होगा। समझ आप? जो चीज चालू नहीं है वो कहाँ से चालू होगी? यहाँ से चालू। जानकारी ज्यादा है तो कंटिन्यू किससे होगी? फर्स्ट। ठीक है, प्रारंभ किससे होगी? सेकंड से। कंटिन्यू करेंगे तो फर्स्ट से चालू होगी। पैराग्राफ स्टाइल में, पैराग्राफ ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो पैराग्राफ अपन क्या करते हैं? सेकंड इंडेंट से चालू करते हैं, कंटिन्यू कहाँ से करते हैं? फर्स्ट से चालू करते हैं। तो ये दो, इस पूरे कार्ड के 2 हिस्से समझ में आ गए आपको? ये लाइन 2 हिस्सों में बांट रही है। ऊपर वाला हेडिंग, और नीचे वाला क्या कराएगा आपका? बॉडी। ये बात तो समझ में आ रही है? इस लाइन को इसलिए बनाया गया हेडिंग और बॉडी में डिफरेंस है। अब हेडिंग और बॉडी के अलावा भी फर्स्ट चीज, तो पहली पार्ट हेडिंग। हेडिंग का चलोगे फर्स्ट इंडेंट से चालू करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है आपका? बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन इस लाइन के कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, चालू कहाँ से होगा? हमने लिखा जहाँ से हेडिंग। हेडिंग के बाद क्या चालू करा? बॉडी चालू करा। बॉडी के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले आप सबसे पहले लिखेंगे टाइटल, पुस्तक का शीर्षक। ठीक है, अगर उसके बाद अगर उप शीर्षक है तो किससे लिखेंगे आप? कॉलन। हर एक चीज का मतलब बता रहा हूँ, देखो मैं, आप ध्यान दोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। पहले तो पुस्तक का शीर्षक, पुस्तक का शीर्षक आपने लिख दिया बॉडी में। अब अगर उप शीर्षक है तो किससे लिखोगे आप? कॉलन लगाओगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो किससे लिखोगे आप? कॉलन से लिखोगे। शीर्षक खत्म होने के बाद क्या करोगे आप? लाइन खींचोगे आप। ठीक है, अब क्या आएगा? नेम ऑफ ऑथर, यानी कि लेखक का नाम आएगा। लेखक का नाम यहाँ भी लिखा है, कोई बात नहीं,
वो जो नाम लिखा वो तो आपने किस में लिख दिया, हेडिंग में लिख दिया। लेकिन अब पुस्तक के बॉडी सेक्शन में पुस्तक का विवरण लिखोगे आप, तो विवरण में क्या लिखोगे, पहले तो लिखोगे टाइटल और फिर लाइन खींच के क्या लिखोगे आप उसका, सर एक ऑथर है तो ठीक है, अगर अन्य ऑथर है तो ऑथर या ऑथर्स लिखेंगे। ऑथर का नाम खत्म होने के बाद क्या लिखोगे आप, सेमीकोलन। उप शीर्षक के लिए आएगा कॉलन, ऑथर का नाम समाप्त होने के बाद क्या आएगा, सेमीकोलन। ये नियम है, ठीक है। तो आपने लिखा सेमीकोलन से ऑथर का नाम कंप्लीट कर लिया। ऑथर के नाम के बाद क्या आएगा, नेम ऑफ कोलैबोरेटर इफ एनी, अगर कोई है तो, अगर कोई और सह कारक है, पहले तो हो गया ऑथर, उसके बाद अगर मान लो एडिटर है, ट्रांसलेटर है ना, कंपाइलर है, कमेंटेटर है, तो ऑथर के साथ ही उनके नाम भी आएंगे। है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक जानकारी समाप्त हो गई तो क्या लगेगा, डॉट, और फिर क्या लगेगा, हाइफन। बॉडी सेक्शन को देखो आप, पहले क्या लिखा, बॉडी सेक्शन में 4 बातें दे रखी है। क्या दे रखा है, पहला लिखा हुआ आख्या एवं उत्तरदायित्व लिखा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, ठीक है। तो ये पहली जानकारी समाप्त हो गई। पहली जानकारी समाप्त होने के बाद अब किसकी जानकारी लिख रहे हैं अपन, संस्करण की जानकारी लिख रहे हैं। तो एक जानकारी समाप्त होने के बाद क्या करोगे आप, फुल स्टॉप, और क्या लगाओगे आप, हाइफन। अब किसकी जानकारी लिखी आपने, संस्करण की जानकारी लिखने के बाद संस्करण की जानकारी समाप्त, फुल स्टॉप और हाइफन। अब नेक्स्ट क्या दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या दे रखा, प्रकाशक का पहले क्या आएगा, स्थान, स्थान के बाद क्या आएगा, कॉलन, फिर क्या आएगा, नाम, नाम के बाद क्या आएगा, कॉमा, उसके बाद क्या आएगा, ईयर, वर्ष, वर्ष के बाद क्या करेंगे आप, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, बॉडी सेक्शन। दिख रहा है आपको, क्या बन गया, ये बॉडी सेक्शन। इज इट ओके, एक बार फिर से, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा आपने, हेडिंग लिख दिया, बात खत्म हो गई। सेकंड नंबर पे क्या है, बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन जब आप बनाएंगे तो बॉडी सेक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बॉडी सेक्शन आपको चालू कहाँ से होगा, सेकंड यूनिट से, कंटिन्यू कहाँ से करेंगे, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, टाइटल, सब टाइटल है तो कॉलन के साथ आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइन खींच के आप क्या कर दें, ऑथर का नाम लिख दें, और लास्ट में क्या कर देंगे आप, सेमीकोलन। ऑथर के नाम के बाद कोलैबोरेटर अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये जानकारी समाप्त हो गई। एक जानकारी समाप्त हो गई, डॉट हाइफन, दूसरी जानकारी समाप्त हो गई, डॉट हाइफन, तीसरी जानकारी लिखना है। तो पब्लिशर का सबसे पहले क्या आएगा, सवाल पूछा जाता है कि पब्लिशर के जानकारी लिखते हैं तो क्या क्या लिखते हैं, तो इसका स्थान, नाम, वर्ष, वर्ष, नाम, स्थान, स्थान, वर्ष, नाम, समझ गए, ये सवाल बनता है एग्जाम में। आपको पहले क्या आएगा, पहले स्थान आएगा, फिर नाम, और तीसरे नंबर पे वर्ष। ये ऑर्डर है, सवाल एग्जाम में आया हुआ है। बॉडी सेक्शन के अंदर जब आप प्रकाशक की जानकारी लिखते हैं तो उस जानकारी का सही क्रम क्या है, पहले, फिर नाम, फिर वर्ष, ठीक है। प्रकाशक सबसे पहले तो कहाँ का है, क्या नाम है, और किस वर्ष में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये सही ऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो सवाल बता रहा हूँ आपको, है ना। देखिए, तो फर्स्ट हो गया आपका हेडिंग, सेकंड नंबर पे क्या हो गया आपका, बॉडी सेक्शन। ये बॉडी सेक्शन दिख रहा है आपको। बॉडी सेक्शन के बाद तीसरा क्या है, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन कहाँ से चालू होगा, वापस कोई भी चीज चालू कहाँ से होगी और कंटिन्यू किससे होगी, इज इट ओके, सरल लग रहा है। अब तीसरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि भौतिक विवरण, तो पुस्तक से संबंधित भौतिक विवरण। तो पुस्तक क्या होता, पहले तो पेजेस, पेजेस कौन से, प्री पेजेस होता है ना, जैसे 10 12 कितने पेजेस, 12 पेजेस, देन उसके बाद कॉमा, फिर मुख्य पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ के बाद क्या लगेंगे आप, सेमीकोलन, फिर क्या लिखेंगे आप, साइज ऑफ द बुक, किताब की साइज लिख दिया आपने, फिर एक जानकारी समाप्त, तो क्या करेंगे, डॉट हाइफन, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट, फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद क्या दे रखा है, सीरीज, पांचवा सेक्शन क्या आपका, सॉरी चौथा सेक्शन क्या आपका, अगर सीरीज दे रखा है तो सीरीज को आप सेकंड यूनिट से प्रारंभ नहीं करेंगे। अगर सीरीज की जानकारी है तो भौतिक विवरण के साथ ही जहां भौतिक विवरण समाप्त होगा वहीं पर सीरीज की जानकारी राउंड ब्रैकेट के अंदर आप प्रारंभ करेंगे, आप समझ गए, ये नियम है। सीरीज की जानकारी कहाँ लिखनी है आपको, राउंड ब्रैकेट में लिखनी है। तो राउंड ब्रैकेट बनाया आपने, सीरीज की जानकारी लिख दी, सीरीज में सबसे पहले सीरीज,
फिर इसके बाद स्लैश एडिटर कॉमा ISSN नंबर सीरीज का, देन सेमीकोलन और नंबर ऑफ सीरीज लिखा। ये समस्त जानकारी आपको राउंड ब्रैकेट में यानी कि छोटे कोष्टक में प्रारंभ करनी है और छोटे कोष्टक में आपको समाप्त करनी है, और ये फिजिकल भौतिक विवरण के साथ ही लिखेंगे। इसको पुनः सेकंड इंडेंट से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। इज इट ओके? सीरीज की बात कर रखा है। नोट, कोई और अन्य जानकारी अगर नोट में दे रखी है तो हम लोग लिखेंगे, या नोट की जानकारी कहाँ चालू होगी, यहाँ से चालू होगी, लिखेंगे, अन्यथा नई जानकारी तो नहीं लिखेंगे। तो नोट के बाद क्या लिखते हैं अपन, ISBN नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रेसिंग। इज इट ओके? ये सारी जानकारी आप यहाँ लिखेंगे। कार्ड में आमतौर पे जगह कम होती है, इसकी छोटी राइटिंग में अच्छा से आपको लिखना होता है। देन कंप्लीट होने के बाद अंतिम क्या देखा आपको, फिर क्या लिखेंगे आप, कॉल नंबर लिखेंगे। कॉल नंबर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये कॉल नंबर के लिए जगह खाली है आपकी, कॉल नंबर यहाँ लिखेंगे, और इस पूरी लाइन के ऊपर नीचे बीच के अंदर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर एक्सेशन नंबर। इज इट ओके? ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में रहेगा तो किसी भी प्रकार का सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका भली भांति आप उत्तर दे सकते। इज इट ओके? एक बार फिर से ध्यान दें इसको। शीट जो आपके पास है उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे मेरी बात के ऊपर। अभी आपको बहुत जल्दी अगले 5 से 10 मिनट में सारी चीजें याद हो जाएगी, पूरी कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक नंबर हेडिंग कहाँ से चालू करते हैं, फर्स्ट इंडेंट से इस लाइन के ऊपर, हो गया। सेकंड क्या है आपका, बॉडी सेक्शन है। इज इट ओके? बॉडी के बाद क्या है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये तीसरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, और अगर सीरीज है तो ये चौथे नंबर है, इसी के साथ आएगा। देन नोट्स, अगर कोई चीज बचती है तो किसमें आएगी, नोट्स। ये क्या हो गया, पांचवा। छठा क्या हो गया, ISBN, और सातवां क्या हो गया आपका, हो गया। देन हम बचता क्या है, कॉल नंबर। कॉल नंबर यहाँ लिखेंगे, और अगर एक्सेशन नंबर दे रखा है तो यहाँ हो गया। कौन सी चीज कहाँ लिखनी है मैंने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिकली करना है आपको, प्रैक्टिकली ये करना है कि अगर मान लीजिए आपके पास किताब है, सवाल कैसा है, तो सवाल मैंने आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है ना, उसके अंदर मैंने जो भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है उसको सीरीज के अंदर बना के देते हैं। आप पेपर सॉल्व करेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये किताब है, इस किताब का कार्ड बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, किताब देखिए, दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ, केयरिंग फॉर एन एजिंग पेरेंट, हैव आई डन ऑल आई कैन। ये क्या है, ये पुस्तक का शीर्षक है, दिख रहा है आपको, टाइटल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो केयरिंग फॉर एन एजिंग पेरेंट, हैव आई डन ऑल आई कैन, ये किताब का शीर्षक है, तो टाइटल हो गया। टाइटल के बाद ये क्या रखा है, क्या लिखा हुआ, एविस जैन पॉल लिखा हुआ। ये कौन है, ऑथर, एविस जैन पॉल, ये ऑथर का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, USA, जगह क्या रखा है, यहाँ पर ईयर दे रखा है। अब ये जानकारी आपके सामने यहाँ पर इजीली लिखी हुई, किताब के अंदर और क्या जानकारी, और जानकारी देखिए। पब्लिशर कौन है, परसिंगम बुक्स, कहाँ का पब्लिशर है, न्यूयॉर्क। प्रकाशक का स्थान, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन वर्ष, दिख रहा है आपको। ये समझ जानकारी आपको लेनी है, और अब आपको कार्ड बनाना है, समझ गए आप, तो वहां आपको जानकारी लिखनी है। देन उसके बाद कॉल नंबर, पुस्तक का नहीं दे रखा कोई छोड़ देंगे, दे रखा हो तो लिखेंगे। क्या दे रखा है, एक्सटेंशन नंबर दे रखा है, एक्सटेंशन नंबर कितना, 20056, तो जहाँ एक्सटेंशन नंबर की जगह थी वहाँ एक्सटेंशन नंबर लिख देंगे आप। ठीक है, साइज दे रखा, साइज कितना रखा, 24 सेंटीमीटर। साइज के रेस्पेक्ट में एक चीज है कि अगर साइज तो ठीक है, यहाँ पे दे रखा, अगर ऐसा दे रखा 24.2 सेंटीमीटर अगर ऐसा दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, इसको राउंड अप करके क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 24 सेंटीमीटर तो ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी देखा 24.1 2 3 4 कुछ भी पॉइंट देखा, आपको उसको राउंड अप करके लिखेंगे, क्योंकि आपको उसको कंप्लीट करना होता है। आप अगर डॉट में है तो क्या करेंगे, उसको राउंड अप करके लिखेंगे आप, यहाँ पर जरूरत नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, 24 सेंटीमीटर। देन पेजेस दे रखे, पेजेस कितने रखे, 12 और 100, ये 12 तो फ्री पेजेस हो गए है ना, और 136 के हो गए किताब के मुख्य पेजेस। और फाइनल क्या दे रखा आपको, ISBN।
इज इट ओके? स्पष्ट जानकारी है, तो इन जानकारी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अब कार्ड बनाना है, तो जानकारी आपके पास है, अब इन जानकारी के आधार पर कार्ड बनाते हैं, ये कार्ड बना चीज बता रहा हूँ, वहीं पर ध्यान देंगे। कार्ड में सबसे पहले एक नंबर पे क्या करते हैं अपन, हेडिंग बनाते हैं, कहाँ से चालू होगा, इज इट ओके? ऑथर का नाम क्या था, एविस जैन, सरनेम पहले लिखते हैं और मुख्य नाम बाद में थे। एविस जैन बॉल में हमने क्या माना, बॉल जो है वो क्या है उसका सरनेम है, बॉल कॉमा क्या लिखा, एविस जैन। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर आपके सामने ये लिखा हो एस आर रंगनाथन, कैसे लिखोगे आप, ये सवाल आता है एग्जाम, AACR के अंदर लिखा हुआ एस के गुप्ता, गुप्ता कॉमा एस के, इज इट ओके? जैसा लिखा होगा आप सरनेम पहले लिख दोगे, ऑथर का नाम लिखा हुआ राम किशोर, क्या करोगे, किशोर कॉमा, गलत, राम किशोर नाम है, सरनेम नहीं है, इज इट ओके? गोपी किशन पूरे नाम है, हर नाम में ऐसा नहीं होगा टुकड़े करके जबरदस्ती सरनेम निकालोगे आप, ठीक है ना, ये भी सवाल है, ठीक है ना, सरनेम अगर पहचान में आ जाता है और होता है तो लिखना है आगे, है ना, ऐसा करना है, इज इट ओके? ये यहाँ पर बात क्लियर है आपको, सरनेम नहीं तो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा राम किशोर आकर, ठीक है, हो गया आपका, हो गया, क्या करेंगे आप इसको, सरनेम पहले लिखेंगे देन उसके बाद क्या करेंगे कॉमा, ये पॉइंट क्लियर आपको, ये फर्स्ट हो गया हेडिंग। अब सेकंड किस पे आते हैं अपन, बॉडी पे, चालू कहां से होगा, ठीक है, पहले क्या लिखते हैं, किताब का शीर्षक, क्या लिखा हुआ, कैरिंग फॉर एन एजिंग पेरेंट, नीचे जो लिखा हुआ वो उपशीर्षक है, क्या लिखा हुआ उपशीर्षक को कैसे स्टार्ट करेंगे, हैव आई डन ऑल आई कैन, लिख दिया आपने, अगर उपशीर्षक नहीं है तो फिर कॉलम नहीं लगाना, आपको एक साथ लिखना है, ठीक है, तो पढ़े केयरिंग फॉर एन एजिंग पेरेंट और नीचे लिखा हुआ एक प्रश्नवाचक वाक्य लिखा हुआ, तो वो उपशीर्षक है, ठीक है, तो शीर्षक और उपशीर्षक के बीच में क्या आएगा, इज इट ओके? नेक्स्ट, जानकारी समाप्त हो गई, क्या लिखेंगे स्लैश, इसके बाद क्या लिखेंगे ऑथर, ऑथर का नाम जब लिखेंगे तो यहाँ तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ ऑथर का नाम लिखेंगे तो बहुत सिंपल जैसा है वैसा ही लिखेंगे, बाय एविस जैन बॉल, जैसा किताब पर दे रखा वैसा लिखेंगे, सरनेम जहां दे रखा वैसे लिखेंगे, आपको आगे पीछे नहीं करना, जब यहाँ लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, जब यहाँ लिखेंगे तो सिंपल लिखेंगे, कैसा दे रखा, बाय एविस जैन बॉल लिखा, ऑथर का नाम समाप्त तो क्या लिखेंगे आप, फुल स्टॉप, एक जानकारी समाप्त, फिर क्या लिखेंगे आप, इज इट ओके, क्लियर? एडिटर है नहीं, एडिशन की जानकारी देनी रखी है, डायरेक्ट की जानकारी पब्लिशर की, पब्लिशर का क्या आता है, पहले स्थान आता है, स्थान लिखा, शॉर्ट में इसलिए लिखा कि पहचान में आ जाता है NY मतलब न्यूयॉर्क, कार्ड में हम हर वो जानकारी क्या लिखनी है आपको, अल्प भाषित लिखनी है, छोटी लिखनी है, जितनी हो सके उसको छोटी लिखनी, लेकिन समझ में आनी चाहिए, ND लिख दूंगा तो न्यू दिल्ली समझ में नहीं आता, लेकिन MP लिखूंगा तो मध्य प्रदेश समझ में आता है, UP लिखूंगा तो उत्तर प्रदेश समझ में आता है, तो UP MP लिख देंगे अपन, ठीक है, लेकिन ND न्यू दिल्ली समझ में आता नहीं लिखेंगे अपन, न्यूयॉर्क समझ में आता तो NY लिखेंगे अपन, यहाँ पर जानकारी मिलेगी, सबसे पहले क्या है स्थान, स्थान के बाद क्या आता है कॉलन, फिर प्रकाशक का नाम, फिर कॉमा, फिर वर्ष, और वर्ष के बाद क्या लगेंगे, फुल स्टॉप, नहीं लगा आप लगा लीजिएगा, है ना, क्या लगेगा यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, ये समस्त जानकारी क्या कहलाएगी आपकी, नंबर 2, इज इट ओके? तो ये हो गया 2 नंबर, अब इसके बाद क्या बचता है, 3 नंबर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यहाँ से चालू किससे होगा, सेकंड से, प्री पेजेस कितने 12, कॉमा, मुख्य प्रश्न कितने 134, 134 पी डॉट लगा मैंने यहाँ पर, तो क्या लगूंगा मैं, सेमीकोलन, पुस्तक का आकार, क्लियर, सीरीज नहीं है, अगर होती तो यहीं से चालू करते, समझ गए आप,
सीरीज की नहीं जानकारी होती तो यहीं से चालू करते। क्लियर? देन उसके बाद क्या आएगा? ISBN नंबर। नोट है नहीं तो क्या आएगा? ISBN नंबर। ISBN नंबर के बाद क्या लिखेंगे आप? ट्रेसिंग, ये नीचे का हॉल, एक्सेशन नंबर दे रखा है यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, तो कॉल नंबर नहीं दे रखा तो नहीं ले। कार्ड समझ में आ रहा है? एग्जाम में जो भी सवाल आएगा, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली चीज, एग्जाम के अंदर आपको कार्ड बनाना तो नहीं आएगा, जिस प्रकार से आपको क्लास नंबर नहीं बनाना है, लेकिन आपसे पूछ तो सकते हैं कि पुस्तक का भौतिक विवरण कब आएगा, क्या प्रकाशक की जानकारी से पूर्व आएगा या प्रकाशक की जानकारी के पश्चात आएगा। पुस्तक का भौतिक विवरण प्रकाशक की जानकारी के बाद, अगर, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आपको कार्ड बनाना तो है नहीं, लेकिन अगर आपने बना रखा है तो आपके दिमाग में वो जानकारी है, समझ गए? तो आपको यही एज्यूम करना है कि आपको कार्ड बना रहे हो आप, तो उसको उस तरीके से सीखना। इज इट ओके? तो सीरीज की जानकारी कब आएगी? नोट सेक्शन से पहले आएगी या नोट के बाद आएगी? नोट से पहले आएगी, प्रकाशक के बाद आएगी। सीरीज की जानकारी भौतिक विवरण के पश्चात आएगी, और सीरीज की जानकारी मैंने भी आपको बताया भौतिक विवरण के पश्चात आएगी, और उसको अलग से सेकंड यूनिट से प्रारंभ नहीं करेंगे। सीरीज की जानकारी भौतिक विवरण के साथ ही लिखी जाएगी। सीरीज की जानकारी लिखने के लिए कौन सा कोष्टक काम में लेंगे? तो छोटा वाला राउंड ब्रैकेट, होता ना, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, ऐसे सवाल बनते हैं। वो इसलिए कि आपने अगर बनाए होंगे, कभी आपने कार्ड बनाया होगा तो आपको पता ना सीरीज लिखना है तो किसमें लिखेंगे? राउंड ब्रैकेट में लिखोगे आप, तो वो आपने कर रखा होगा तो आपको पता होगा। ट्रेसिंग कहाँ आएगा? तो अंतिम, अंत में ट्रेसिंग आएगा। कॉल नंबर कहाँ लिखेंगे? तो फर्स्ट यूनिट से भी पहले लिखेंगे, हेडिंग सेक्शन की तरफ लिखेंगे आप। इज इट ओके? तो ये आपने एक कार्ड बना ली, सिर्फ मैंने अभी आपको मेन एंट्री बनाना बताया, एडिट एंट्री नहीं बताई। बात समझ में आई? फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपको कार्ड, ठीक है? मेन एंट्री है, एडिट एंट्री बनाएंगे ना, 5-10 मिनट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद एडिट एंट्री, ठीक है? थैंक यू जी। होल है, पंच होल है, ब्राउन ब्रैकेट कहाँ है? बिल्कुल आएगा, अगर 2 है तो 2 भी आएगा। नेक्स्ट क्लास आफ्टर 10 minutes।